हेलो नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल प्रोग्राम सफर सेहत का भी। आज सफर सेहत का के इस एपिसोड में हम आपसे एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारे जॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। जी हाँ, जॉइंट्स में इतनी तकलीफें क्यों होती है, इसका मेन रीजन क्या होता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट क्यों कराना पड़ता है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इन्हीं सारे टॉपिक्स में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। और इन सारे क्वेश्चंस का, कंफ्यूजन्स का आंसर देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शांतनु गुप्ता। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज रूम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं डॉक्टर शांतनु गुप्ता हूँ। मैं एक ट्रॉमा और एक जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन हूँ, बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। हिप और नी रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी भी मैं करता हूँ। मेरा खुद का अस्पताल है, एक वेयर हाउस रोड पे हेल्थ केयर हॉस्पिटल, और मेरा क्लिनिक वेयर हाउस चौक पे मौजूद है। मैं दोनों जगह पेशेंट्स देखता हूँ और बिलासपुर में मैं एक वन ऑफ द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। सर, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि जॉइंट पेन, चाहे वो बैक पेन हो या नी पेन होगा, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। पहले हम देखते थे कि सिर्फ बड़ों में ये प्रॉब्लम दिखाई देती थी, बट अब तो बच्चों में, यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत ही आम हो गई है। तो इसका मेन रीजन क्या है डॉक्टर? देखिए, बेसिकली नी और नी रिप्लेसमेंट और ये सब चीज़ें करने के पहले पेशेंट यूजुअली ओल्ड एज आते थे। कि जिनका पेशेंट का घुटना घिस गया है या कुछ को उनको ओल्ड एज प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई भी जोड़ की बीमारी है। आजकल यंग पेशेंट्स भी बहुत आते हैं जिनको जोड़ दर्द वगैरह, जैसे आपने पूछा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे आजकल का खान पान बिल्कुल यहाँ ठीक नहीं है। आज के डेट में हर एक छोटा बच्चा, मेरा खुद का बेटा, बैठ के मोबाइल गेम खेलता रहता है, बाहर खेलने नहीं जाता। हमारे जोड़ में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए रहता है। कोई कितनी भी गोली लगा खा ले, कितने भी इंजेक्शन लगवा ले, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन बेसिकली सन से होता है। हम अपने बचपन में या फिर आज से मान के चलिए 20 साल पहले लोग मोबाइल इतना नहीं चलाते थे, तो बाहर खेलने जाते थे, घूमते थे, तो विटामिन डी बहुत मिलता था। रोजाना एक्टिविटी होती थी, घूमना फिरना। आप जैसे बोल रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर एक बूढ़े तक आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है। वो दिन भर बैठ के कहीं घूमने के बजाय, अपने दोस्तों से बात करने के बजाय, या तो फोन पे लगा रहेगा, इंस्टाग्राम चलाएगा या फेसबुक चलाएगा। तो ना उनकी एक्सरसाइज होती है, और जितनी एक्सरसाइज कम होती है उतनी हमारी बोन्स कमजोर होती जाती है। बोन्स का एक बेसिक पर्पस रहता है कि आप जितना उस पर स्ट्रेस डालेंगे वो उतनी मजबूत होती जाएगी। अब आप बिस्तर पे पड़े रहेंगे या फिर बैठे रहेंगे, तो डेस्क जॉब में तो किसी की बोन क्वालिटी अच्छी होने वाली है नहीं, इसीलिए दिन ब दिन और बढ़ते जा रहा है। तो डॉक्टर, अगर हमें पता करना है कि हमारी नीज या हमारे बोन स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो हम ऐसा कोई टेस्ट है या कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम पता कर सकें? देखिए, यूजुअली बोन मिनरल डेंसिटी एक स्कैन होता है जिसको डेक्सा स्कैन कहते हैं। यहाँ बिलासपुर में मौजूद नहीं है, मौजूद में उसके एक छोटा वर्जन होता है, कैल्केनियम डेक्सा स्कैन। वो किया जाता है, जो अनुमानित आपकी बोन डेंसिटी टी स्कोर के ऊपर निकालता है। तो वो चीज एक टेस्ट है जो कि डेफिनेट है कि आपकी बोन कैसी है। एक सीटी स्कैन टाइप की मशीन में आप जाके उसमें एक आपकी बोन डेंसिटी चेक की जाती है कि उसकी घनिष्ठता कितनी है। इसके अलावा यूजुअली हम विटामिन डी डेफिशिएंसी देखते हैं कि पेशेंट डेफिशिएंट है, लेस देन 20 है तो इनसफिशिएंट है, लेस देन 10 है तो सीवियरली डेफिशिएंट है। ये दो चीजें हम अनुमानित लगा के बता सकते हैं कि आपकी बोन डेंसिटी कम है। और या फिर हम लॉन्ग मतलब लंबे हड्डियों का एक्सरे देख के एक अनुमानित पेशेंट को बता सकते हैं कि आपकी हड्डी खराब है या अच्छी है। ओके, तो जैसे हमको पता चल गया कि हमारी नीज में प्रॉब्लम है, तो जरूरी हम जो इंडियंस है, बेसिकली आप देखिएगा, जब तक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो घर पे रह के अगर हमको पता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई है, तो घर पे रह के क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम उसको हेल्दी रख सकें? बिल्कुल, देखिए, अगर नी की प्रॉब्लम ज्यादातर ओल्ड एज में आती है या फिर फीमेल्स में यूजुअली मेनोपॉज के 4-5 साल बाद, और आदमियों में 60 इयर्स के बाद, तो हम ये कोशिश करें कि हम जितनी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकें। फीमेल्स को हम ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे कि आप योगा कर लें, मेल्स को बोल सकते हैं कि आप स्टेशनरी साइकिल आती है, साइकिल चलाएं, नी मोबिलाइज करें। क्योंकि आप चलते समय या सीढ़ी ऊपर उतरते समय अपने घुटने डैमेज करते हैं। हम आपको रनिंग कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आप रनिंग कीजिए, रनिंग विल डैमेज योर नी मोर।
आप स्टेशनरी साइकिल, मैं आपको साइकिल चलाने भी नहीं बोलूंगा, पता चला आप किसी बोल दिया किसी बूढ़े को साइकिल चलाना है, बाहर जाके नाली में गिर गया, तो आप वो स्टेशनरी साइकिल जो आती है यूजुअली अमेज़न वगैरह पे एक छोटी सी आती है, पैर को बस वो करने के लिए, घुमाने के लिए। तो नी मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर मॉर्निंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक के अलावा आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स, अगर आप अबव द एज ऑफ 50 हैं तो आपका लेना है, विद विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। और आपको अपना खान पान, यानी ये जो हमारे आलतू फालतू के खाने हैं, इन सब से थोड़ा अवॉइड करना है, दूर रहना। लाइफस्टाइल चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज से 10 साल पहले हम ना चाहते हुए भी कर लेते थे, क्योंकि हमारे पास इतनी वो चीजें नहीं थी, ना मॉल थे ना कुछ थे, तो हम घर का ही खाना खाते थे। आज के डेट में करना पड़ेगा। वही पहले हम देखते थे कि इंसान बाहर जाता था, बच्चा खेलने जा रहा है तो वो बाहर नहीं आता था, और आजकल घर में है और वो बाहर नहीं जाता है। जस्ट अपोजिट चीजें हो गई हैं। तो जो डॉक्टर ने बोला ये एकदम सही चीज है। अपनी लाइफस्टाइल सही करने से हम अपने बोन्स को स्पेशली हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर, आपने इतनी सर्जरीज की है, अब डेली बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं, तो अगर एज फैक्टर की बात करें तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो कम से कम कितनी एज की होता है, स्पेशली नीज को लेकर अगर हम बात करें तो? देखिए, यूजुअली नी रिलेटेड प्रॉब्लम ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। जैसे बोलते हैं ना गठियाबात, गठियाबात बहुत तरह के होते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह की बीमारी है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। गाउटी अर्थराइटिस, किसी को यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से घुटने में क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं और वो घुटना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बेसिकली एज अबव 50-40 इसमें होते हैं। तब तक घुटना धीरे 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 करके डिस्ट्रॉय होता है। दूसरा, कूल्हे की प्रॉब्लम आती है, कमर की। कूल्हे की प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि आज के अभी अभी आप जानते हैं कोविड गया है, कोविड में लोगों ने भर भर के स्टेरॉइड्स लगाए हैं। तो स्टेरॉइड्स इंड्यूस्ड एवास्कुलर नेक्रोसिस, हमारे कूल्हे का जो गोला होता है वो छोटा होकर सिकुड़ जाता है। तो उसकी वजह से आर्थराइटिस होने लगता है। ये सबसे ज्यादा फीमेल्स, यंग एज फीमेल्स में हो रहा है आज के डेट में। तो जैसे दो तरह से हम अगर डिफरेंशिएट करें, एक मेल एक फीमेल, और दूसरा एज रिलेटेड, तो मेल और फीमेल में सबसे ज्यादा नी की प्रॉब्लम्स फीमेल में आती हैं अबव 50 और मेल्स में आती हैं अबव 60। और सेम अगर एज रिलेटेड हिप की प्रॉब्लम है तो यूजुअली हमारी यहाँ की बेल्ट सिकलिंग वाली है। तो सिकलिंग वाले पेशेंटों को सबसे ज्यादा एवास्कुलर नेक्रोसिस फीमर हेड होता है, यानी कूल्हा खराब होता है। तो वो ज्यादातर यंग पेशेंट होते हैं जो सिकल सेल डिजीज, ट्रेट नहीं, सिकल सेल डिजीज के माँ बाप दोनों ही सिकलर हैं, उनमें ज्यादातर होते हैं। या फिर मेल्स में स्मोकर, क्रॉनिक ड्रिंकर की जो सुबह से शाम दारू पीते हैं, या फिर बहुत ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, उस कंडीशन में हो सकता है हिप प्रॉब्लम। तो आप मान के चलिए फीमेल्स ज्यादातर एक एज के बाद, पोस्ट मेनोपॉज के बाद प्रोन होती हैं घुटने की प्रॉब्लम को लेके। और कूल्हे की प्रॉब्लम यूजुअली एक पूरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज रहती है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी या कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से कूल्हा खराब हुआ है। अच्छा डॉक्टर, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में या फीमेल्स में जैसे आपने बताया कि नी पेन मेन रीजन होता है, ठीक है, तो उसका मतलब बेसिकली वो हो क्यों रहा है इतना ज्यादा जो आजकल बढ़ गया है, उसका मेन रीजन क्या है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कैल्शियम जो है हमारे बोन में कम हो जाना। छोटे बच्चे आज के डेट में पिज्जा खाना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय घर का दाल चावल और रोटी। तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो रिकेट्स, ये सब चीजें होने की, रिकेट्स की वजह से पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं बच्चों के, घुटने दर्द देने लगते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार और चीजें होती हैं। ये सब चीजें सीधे सीधे डाइट प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करती है और उनकी डेली एक्टिविटी। अगर उस चीज को हम ओवरकम नहीं करेंगे तो ये बच्चों में और यंग पेशेंटों में ये एज प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाएगी और कुछ ना कुछ पेशेंट लोग यंग एज में नी रिप्लेसमेंट पे लैंड अप करेंगे आगे चल के। जो आज की डेट में हम 50 अबव नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कल को 20s-30s में करना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट, जैसे हिप रिप्लेसमेंट की बात की या नी रिप्लेसमेंट की बात होती है, तो इसको लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग इसका नाम सुनते ही काफी ज्यादा डर जाते हैं कि अगर ये हमने कर लिया तो बाद में हमारी कंडीशन क्या होगी, कैसा होगा। तो क्या इस प्रोसेस में सच में डरने वाली कुछ चीजें हैं या नहीं? आप हमारे ऑडियंस को प्लीज बताएं। देखिए, हिप रिप्लेसमेंट, पहले मैं हिप रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ। हिप रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है कि आप नॉर्मल बैठ उठ भी नहीं पाएंगे अगर घुटने
कूल्हे में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ये यूजुअली यंग एज या फिर कुछ डिजीज वाली प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर ये फीमेल्स में होती है। अगर ये फीमेल मोस्टली प्रीडोमिनेंट रहते हैं ये वैस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से। अब सर्जरीज भी बहुत तरह की होती है। आप मान के चलिए, आप दाल बनाने का तरीका भी 4 तरह का होता है, अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। वैसे ही हिप रिप्लेसमेंट भी 2 या 3 प्रकार से हो सकते हैं। अप्रोचेस अलग होती है कि कहाँ से चीरा लगा के, कितना बड़ा चीरा लगा के, और कौन सा इम्प्लांट लगाते हैं। तो जैसे लोग डरते हैं कि अरे अब मैं तो कूल्हा रिप्लेसमेंट करा लिया, फिर से तो नहीं कराना पड़ेगा, फिर से तो नहीं कराना पड़ेगा। अगर आपने एक अच्छे ढंग से अच्छी जगह पे एक अच्छा इम्प्लांट लगाया है, सस्ता नहीं अच्छा इम्प्लांट लगाया है, तो आपका वो कम से कम 30 से 35 साल वो कूल्हा चलने वाला है। सेम घुटने के रिप्लेसमेंट में भी होता है। हाँ, घुटने का रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा लंबा कर्व है। जैसे आप मान के चलिए, कूल्हे रिप्लेसमेंट वाला पेशेंट जल्दी ही ठीक हो जाता है, ये जल्दी अपनी दिनचर्या और डेली एक्टिविटी में आ जाता है। वैसे ही नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट अगर ढंग से फिजियोथेरेपी ना कराएं तो वो यूजुअली अपना घुटना नहीं मोड़ पाते। इसीलिए ये बोला जाता है कि एक नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट को रेगुलर फिजियोथेरेपी और एक डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बिलासपुर में और बाकी जगह पे ज़्यादातर ये होता है कि अब जिसके पास पैसे हैं वो बिलासपुर में क्यों कराए, बॉम्बे, दिल्ली, पुणे इधर जाके कराता है। मगर बॉम्बे, दिल्ली, पुणे में जो डॉक्टर 1 से 15 सर्जरी दिन में कर रहा है, वो आपको कितना एंटरटेन करेगा। आप कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं कि वहां जाते ही आपको तुरंत देख लेगा। वो रेगुलर फॉलोअप नहीं हो पाता। इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा कि पेशेंट डरते हैं करने से, क्योंकि उनके ताऊ या फूफा जी या कोई करवा के आए थे और उनका सो कॉल्ड नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो वापस रेगुलर फिजियोथेरेपी या डॉक्टर से कांटेक्ट में नहीं थे। तो जब फिजियोथेरेपी नहीं हुई तो घुटना नहीं मुड़ा तो प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि आज के डेट में आदमी सस्ते से सस्ते में करवाना चाहता है। तो देखिए, हर तरह की चीजें आती हैं। आप एक टी शर्ट भी खरीदने जाएंगे तो एक फुटपाथ में 100 रुपए की टी शर्ट भी मिलती है, और एक मॉल में आपको 30,000 रुपए की 30,000 रुपए की टी शर्ट भी मिल जाएगी। मगर 30,000 रुपए की टी शर्ट या 3,000 रुपए की टी शर्ट की क्वालिटी और 100 रुपए की टी शर्ट की क्वालिटी होती है। अगर आपको एक लंबे समय तक अपना घुटना या कूल्हा चलाना है, क्योंकि रिप्लेसमेंट एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट है, तो आप एक सब स्टैंडर्ड सस्ता इम्प्लांट ना लगाएं, एक बेसिक ISI अप्रूव्ड एक अच्छा ड्यूरेबल इम्प्लांट लगाएं। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ, इम्प्लांट आपके 40-50 हजार रुपए से चालू हो जाते हैं, सिर्फ इम्प्लांट कॉस्ट, एंड दे गो अप टू 2 लाख रुपीज, मोर देन 2 लाख रुपीज। मैं आपको 2 लाख रुपए का इम्प्लांट लगाने नहीं बोल रहा। ये आज के डेट में गोल्ड प्लेटेड, ऑक्सीनियम प्लेटेड बहुत सारे इम्प्लांट आते हैं, वैरायटी आते हैं। मैं आपको उतना महंगा नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप एक स्टैंडर्ड का लगाइए। एटलीस्ट ऐसा लगाइए कि उसकी क्वालिटी और उसकी लॉन्गलिविटी की एक रिसर्च हुई पड़ी है कि वो कम से कम 30 साल चले। तो और दूसरा, जो डॉक्टर बोलता है आपको, जो डरते हैं पेशेंट कि अरे डॉक्टर साहब आपने तो कूलर रिप्लेस कर दिया, अब तो हम जिंदगी भर अपाहिज हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप डॉक्टर की सलाह कुछ महीनों तक लीजिए, साल भर तक फॉलोअप के लिए आइए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर से मिलना आपको जरूरी है। देखिए, हर बार डॉक्टर पैसों के लिए नहीं देखता आपको। जो जोड़ रिप्लेसमेंट करता है ना, उसकी खुशी अलग रहती है कि पेशेंट का दर्द चला गया। आप बिलासपुर में मेरे भी कई मित्र हैं जो जोड़ रिप्लेसमेंट करते हैं, तो मैं ये नहीं कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि अरे यार मैंने पैसे के लिए ऑपरेशन किया है। वो खुश रहता है कि वो पेशेंट एक टाइम पे इतने दर्द में था, अब वो चलते हुए फ्रीली आया है। तो आप जो मैं आपको बोला कि साल भर तक आपको मिलना है, जरूरी नहीं है कि आप आए, दिखाएं, दवाई लिखवाएं, जाएं। आप मिलके भी चले जाएंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि बिलासपुर में अगर 100 डॉक्टर है तो 101 डॉक्टर आपको बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आए बिना पैसे दिए मुझे मिलें और चले जाएं। दैट इज बेटर, बजाय इसके कि कुछ प्रॉब्लम में फंसे और 3 महीने बाद आप डर के आए कि अब तो प्रॉब्लम बढ़ गई है। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही। सर, अगर जैसे आपने बताया टाइम ड्यूरेशन, तो अगर जो अब चेंज हो गया, रिप्लेसमेंट कर दिए, उसके बाद में कितना टाइम लगता है जैसे नॉर्मल वॉक में? नॉर्मल देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट चाहे हिप रिप्लेसमेंट हो चाहे नी रिप्लेसमेंट हो, अगर अच्छे से किया गया तो यू कैन वॉक द नेक्स्ट डे, आप अगले दिन चल सकते हैं। हम तो बोलते हैं आप अगले दिन चलें, क्योंकि आज की इतनी एडवांसमेंट हो गई है,
जैसे बिलासपुर में कई अच्छे एनेस्थेटिस्ट है, जैसे मेरे डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट जो है मेरे मित्र हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, वो एक एपिड्यूरल करके इंजेक्शन लगाते हैं। तो उस इंजेक्शन से पेशेंट को ऑपरेशन के बाद बेहद बेहद कम दर्द, मतलब थोड़ी झुंझुनाहट टाइप की रहती है, वैसे टाइप की दवाई लगा के इंजेक्शन में आराम मिल जाता है। तो पेशेंट अगले दिन पूरी जोश के साथ चलता है। और अगर आप बोलें कि जैसे आप और मैं नॉर्मल चल रहे हैं, दिस विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 month to 6 weeks, 6 हफ्ते में मान के चलता हूँ ऑपरेशन के दिन से, कि एक नॉर्मल गेट की दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, या पुरानी तकलीफ की वजह से जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे हमको आदत बन जाती है। इंडिया के लोगों को दर्द सहने की बहुत आदत है, ये मैं समझ गया हूँ। तो घुटना जब तक पूरा बर्बाद नहीं हो जाता ना तब तक वो दर्द झेलते हैं। जब उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी अब नींद टूट रही है उसकी वजह से, तब वो ऑपरेशन कराने आते हैं। तो वो 4 साल से टेढ़ा लंगड़ा के ही चल रहा है, तो ऑपरेशन में अच्छा कर भी दूं तो भी वो लंगड़ाने की आदत पड़ गई है। तो वो रिकवर होने में कम से कम 1 या 1.5 महीने लग जाते हैं। तो आप 1.5 महीने मान के चलिए आदमी कंप्लीटली बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाता है। मतलब 1 से 1.5 महीने के बीच में। दूसरा एक और सवाल रहता है पेशेंटों का, चाहे घुटना रिप्लेसमेंट हो, कूल्हा रिप्लेसमेंट हो, हम पालती मोड़ के बैठ पाएंगे नहीं, इंडियंस है, हमको नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाना है, पालती मोड़ना है, इंडियन टॉयलेट यूज करना है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सर्जरी का अप्रोच और सर्जरी में जो किया है जिस डॉक्टर ने, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कैसे बताता है। कुछ डॉक्टर जिस अप्रोच से या जिस सर्जिकल टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं वो आपको मना करेंगे कि आप मत बैठिए, क्योंकि वो वैसे ढंग से इम्प्लांट लगाते हैं या ऑपरेशन करते हैं, तो वो अगर मना करते हैं तो आप नहीं कर सकते। कुछ ढंग से जो ऑपरेशन करते हैं, जो MIS टेक्निक यानी मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं, उस कंडीशन में आप बिल्कुल नीचे बैठ सकते हैं, स्क्वाटिंग कर सकते हैं, पालती मोड़ के बैठ सकते हैं, दौड़ भाग सकते हैं। तो ये डॉक्टर डिपेंडेंट रहता है और सर्जिकल टेक्निक डिपेंडेंट। तो ये आप एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर लें सर्जरी के पहले कि आप क्या टेक्निक से कर रहे हैं और मैं क्या ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये बेहतर रहेगा। तो डॉक्टर, हमने ये भी बहुत बार सुना है, अपने घर में ही जनरली हम देखते हैं, कभी हमारे घुटने में दर्द हो रहा है तो फैमिली मेंबर्स ही बोलते हैं कि बैठे रहोगे और दर्द बढ़ जाएगा, वॉक करो, एक्सरसाइज करो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमें ऑलरेडी पेन है तो उस टाइम पे हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए या थोड़ा रेस्ट मोड पे रहने देना चाहिए? देखिए, जब दर्द देना चालू होता है तो सामान्य तौर पे थोड़ा बहुत दर्द रहता है, थोड़ा बहुत चलते हैं तो दर्द चले जाता है। जब आपको ये महसूस होने लगे कि आप जब कंटिन्यूअसली चल रहे हो, पूरे समय दर्द हो रहा है, या फिर आपके घुटने में चलने की वजह से सूजन या लालिमा जो लाल हो जाता है वो बढ़ रहा है, तो आप बिल्कुल वॉक मत कीजिए। आप यू शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको बिल्कुल भी अपने रिलेटिव, मम्मी पापा या फिर कोई पड़ोसी की बात नहीं सुननी है। चीजें खराब हो जाए उससे ज्यादा अच्छा है कि आप एक बार दिखा लें। बेसिक है कि आप एक एक्सरे करवाएं, डॉक्टर से मिले, एक ऑर्थोपेडिशियन को समझाएं कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और कुछ ना छुपाएं उससे। चाहे वो आदतें हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ हो। कई बार मेरे पास पेशेंट आ चुके हैं, ऑपरेशन के 15 मिनट पहले पता चलता है, जब बेहोशी वाले डॉक्टर पूछते हैं कि आपने आखिरी टाइम कब पिया था या फिर आपके और भी कौन सी दवाई चल रही है, वो हमसे छुपा लेते हैं। मगर कई बार एनेस्थीसिया वाले जो बेहोशी देते हैं उनकी टेक्निक अलग रहती है, वो सब निकलवा लेते हैं और ऑपरेशन कैंसिल हुए हैं कि हम वो कंडीशन में कई बार नहीं कर पाए कि उसने कुछ रखा है छुपा के। तो ये सब चीजें कभी कोई डॉक्टर से ना छुपाएं। अगर आपको प्रॉब्लम है या किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आप बिल्कुल बताएं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज डॉक्टर ने बताई कि अगर हमको पेन हो रहा है तो सबसे पहले हमको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। जैसे हमारी आदतें होती है कि जब तक सहन हो रहा है बर्दाश्त करो, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ, बट ये चीजें बिल्कुल भी गलत है, तो ऐसा कभी ना करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, हम कभी कभी नोटिस करते हैं कि बॉडी पे कोई मूवमेंट हो रही है या नॉर्मली वॉक भी कर रहे हैं तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उससे कट कट की आवाज आती है कंटिन्यूसली। तो मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, तो इसका मेन रीजन क्या है डॉक्टर, क्यों होता है ऐसा? देखिए, हमारे हर एक जोड़ में एक साइनोवियल फ्लूइड करके पानी भरा रहता है। अच्छा। जो थोड़ा विस्कस पदार्थ टाइप का रहता है, मान के चलिए एकदम गाढ़ा टाइप का एक पानी भरा रहता है। तो हमारा जोड़ एक थैला है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, नहीं तो पानी तो बाहर निकल जाएगा। एक इंजन में जैसे ऑयल डालते हैं तो ऑयल अंदर सील्ड रहता है ना, तभी तो इंजन काम करता है। तो वैसे ही हमारे जोड़ के अंदर एक थैला रहता है जिसके अंदर हमारा जोड़ रहता है और अंदर पानी रहता है।
तो जब वो पानी इधर से उधर एक क्लोज स्पेस में एस्केप करता है या फिर निकलता है, तो कट पुट आवाज आती है। दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। जब तक वो आवाज दर्द के साथ ना हो रही हो, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। फोड़ते तो हम अपने हाथ की हड्डी भी है ना, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जब तक वो दर्द ना दे या तकलीफ ना दे, तब तक कोई डरने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें सर ने बताई हमको कि अगर हमारी हड्डी में आवाज आ रही है वो नॉर्मल है, हाँ, लेकिन अगर हमको पेन हो रहा है तो उस चीज को ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। डॉक्टर, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट का प्रोसेस होता है, आई थिंक वो लास्ट एक स्टेज आ जाता है कि जब कुछ नहीं कर सकते तो रिप्लेसमेंट, तो उससे पहले लाइक हम वहां तक पहुंच ही ना, उस स्टेज तक ना जाए, तो उसके लिए हम पहले क्या चीजें कर सकते हैं कि हम वहां तक ना पहुंचे? पहले तो हर किसी चाहे वो मेल हो फीमेल हो, 45 अबव में किसी ना किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। आप अपने सारे पैरामीटर्स, विटामिन डी, बोन डेंसिटी, ये सब चीज़ें एक बार चेक करा लें। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब आपके पेरेंट्स या इनको कोई डिजीज़ है ऑलरेडी, शुगर, बीपी, थायराइड या फिर और भी कोई प्रॉब्लम, तो आपको उतने ही जल्दी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो वो एक पहले से ही एक दवाइयाँ चालू कर देते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो, कार्टिलेज जो हमारे घुटने का जो चिकनापन है वो खराब ना हो। तो जितने जल्दी आप कंसल्ट करके वो सब दवाइयाँ चालू कर ले, या अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको वैसा एक्सरसाइज वाला रखें, तो आप इस चीज़ को जल्दी प्रिवेंट कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि मैं 70 एज की पहुँच गया हूँ, अब मैं सोचूं कि अब मैं क्या प्रिवेंशन के लिए करूं, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर, एज अ सर्जन जब आप पेशेंट्स को हैंडल करते हैं तो आपको भी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी होती होगी, तो मेन हमारे ऑडियंस को जरूर बताइए कि क्या क्या मेन डिफिकल्टी होती है जो एज अ सर्जन आप फेस करते हैं? देखिए, फर्स्ट चीजें तो सर्जन जो है वो करता है जॉइंट रिप्लेसमेंट, एक्सेप्टेंस। पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उनका जोड़ घिस गया। अच्छा। दूसरा, पेशेंट को ये लगता है कि आप कोई जादुई दवाई दे दें जिससे जो हड्डी घिस चुकी है वो वापस से नहीं हो जाए। ये एक टाइम होता है, स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। 1, 2 तक समझ में आता है कि हम कुछ ना कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं, मगर एक टाइम सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज के बाद वो चीज वापस रिवर्स नहीं हो सकती। तो सबसे पहली चीज तो प्रॉब्लम यही फेस करते हैं कि कन्विंस करना कि पेशेंट को कि आपका घुटना घिस गया है, अब रिप्लेसमेंट लगेगा, मतलब ऑपरेशन लगेगा। पेशेंट 10 तरह की चीजें बोलते हैं, हम आयुर्वेदिक कर लेते हैं, एलोपैथिक की जगह कुछ और कर लेते हैं, जड़ी बूटी खा लेते हैं, मगर इससे सिर्फ तकलीफ बढ़ेगी और कम नहीं होने वाली है। दूसरी प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ वो है कॉस्ट। हिप रिप्लेसमेंट इज नॉट अ चीप सर्जरी। आपको एक अच्छा इम्प्लांट लगाना है तो आप मान के चलिए, अगर नियमित एकदम सबसे कम अगर मैं न्यूनतम अगर वो देखूं तो 1.5 लाख रुपए से कम में कोई भी सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसमें हॉस्पिटल एक्सपेंसेस से लेकर इम्प्लांट कॉस्ट काफी निकल जाता है। तो आप मान के चलिए 1.5-2 तो मिनिमम लगते ही हैं एक हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए। इसके ऊपर भी लग सकते हैं अगर वो डॉक्टर बोलता है या फिर अगर डॉक्टर को लगता है कि वो इम्प्लांट से काम नहीं बनेगा, तो इम्प्लांट महंगा लगाना पड़ेगा। कई बार नी इतना घिस चुका रहता है कि उसमें अलग टाइप का नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट लगता है। तो पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम पैसे कहाँ से देंगे, क्योंकि आइदर कैश या फिर इंश्योरेंस, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर आप माने आयुष्मान कार्ड में जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं। वो कवर नहीं होता जॉइंट। 5 लाख रुपए सरकार ने एक मोटा मोटी रकम दी है जो कि डिवाइडेड है मल्टीपल ब्रांचेस के लिए। सबको ये लगता है कि 5 लाख रुपए हमारे पास एक एटीएम की तरह रखे हैं, डॉक्टर के पास गए, स्वाइप किए, उन्होंने जितने पैसे निकाल ले। वहाँ पे आयुष्मान कार्ड एक लंबी कोड की लिस्ट है कि उंगली टूट गई तो उसका अलग पैसा है, हाथ टूट गया तो उसका अलग पैसा है, और वो सिंपल पैसा है जो 10% कट के डॉक्टर के अस्पताल में 6 महीने 8 महीने बाद मिलेगा। वो ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट से कटा और हमारे अकाउंट में आ गया, जो कि टैक्स कट के मिलता है। और अगर कहीं गलती से डॉक्टर या हॉस्पिटल से दिक्कत हो गई कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाए उस सर्जरी को, तो ऑपरेशन करने के बाद भी वो पैसा नहीं मिलेगा। और उसमें जोड़ रिप्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में दिए गए हैं, जो कि एक चीप इम्प्लांट के साथ आपको एक गरीब लोगों को क्या चाहिए, जो अभी नॉर्मल तकलीफ है उससे तो मेरे को बेहतर हो जाऊं,
तो वहाँ पे उसी तरह का इम्प्लांट लगता है। और वहाँ पे जाके आप ये नहीं वैरायटी वो कर सकते कि आप हमें बेहतरीन इम्प्लांट लगाए, मेरे को 2 लाख का इम्प्लांट लगा दे, तो वो बहुत सारे कॉस्ट रेस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो कई सालों से नी पेन बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट उससे भी कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, आप डॉक्टर को दिखाएं, और अगर डॉक्टर बोल रहा है घुटना रिप्लेसमेंट तो करा लें, नहीं तो आप खुद ही समझ रहे हैं, हर कोई आजकल समझता है कि दर्द की दवाई से किडनी फेल होती है। मैं एक नहीं, कम से कम 10 पेशेंटों के नाम बता दूंगा और दिखा दूंगा जो कि दर्द ऑपरेशन ना कराने की वजह से सालों से NSAID या दवाइयां खाए हैं, अल्टीमेटली आज के डेट में वो डायलिसिस पेशेंट है। घुटना रिप्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात है, वो तो हो भी नहीं पाएगा, और वो आज के डेट में डायलिसिस करा रहे हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप तुरंत से तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाएं और ऑपरेशन करा लें, इसके बजाय आप दवाई खा के या जड़ी बूटी खाते हुए सालों साल बिता लें। डॉक्टर, एक और चीज है जो घरेलू नुस्खा हम बोल सकते हैं, जब भी हाथ पैर में दर्द हुआ तो ऑयल्स आते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो वो लगा के मालिश करवा रहे हैं, बहुत उसको कर रहे हैं, तो ये क्या वाकई असर करता है या ये क्या है? देखिए, कोई भी ऑयल होता है वो वहाँ पे गरम, झंझनाहट या जलन टाइप की चीजें महसूस करता है। अच्छा। बेसिकली आप मान के चलिए, आपको दांत में दर्द हो रहा है और मैंने आपके पैर में एक लाठी मार दी, आपको पैर में बेहद दर्द हो रहा होगा, तो आप दांत का दर्द भूल जाओगे। तो वैसे घुटने में दर्द हो रहा है, तो घुटने के ऊपर हमने एक मसाज के लिए तेल लगा लिया, जो ऊपर की चमड़ी कंटिन्यूअसली झंझना रहा है। तो जब वो कंटिन्यूअसली ऊपर की चमड़ी जलती रहती है तो अंदर घुटने का दर्द महसूस नहीं होता है, ध्यान अपना वहां चले जाता है। सेम चीज आप समझ के चलिए जो गांव में होता है, कई पेशेंट आते होंगे ना, आप कई लोगों को भी देखा होगा, गांव वाली लड़की औरतें, या फिर वो घुटने में दर्द है या कहीं पे दर्द है, पेट में दर्द है, तो पेट में ऐसा जला जला रहता है बहुत सारा। जला देते हैं, लोहे को गर्म करते हैं और ऐसा 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 बहुत सारा जला देते हैं। वो सेम चीज है जो आपको ऑयल वो करता है। आप जला दिए तो आपको पेट में, जो पेट के अंदर दर्द दे रहा है, वो ऊपर चमड़ी दर्द देने लगी या जल गई, तो आपको पेट का दर्द नहीं महसूस होता। काउंटर, ये बेवकूफ बनाने वाली चीज है और कुछ नहीं। हम अपने आप को ही बेवकूफ अपने आप को बेवकूफ, शरीर को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि हमारा पेन का जो पाथवे है वो सेम है। घुटने में दर्द हो रहा होगा तो वो भी दिमाग में वही जा रहा है और उसी रूट से जाएगा। यहाँ से दयाल बन जाने वाला रास्ता एक ही है, तो यहाँ से हम कार में जाएं या बाइक में जाएं एक ही है। तो घुटने का दर्द भी वैसे ही जा रहा है, उसके ऊपर चमड़ी का दर्द भी वैसे ही जा रहा है। तो जो ऊपर चमड़ी में जलन होना चालू हो जाती है तो उसको लगता है घुटने का दर्द ठीक हो रहा है, मगर वो हो नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही बात बोली आपने। अच्छा, एक चीज और, हैवी वेट उठाने से या जैसे हम जिम जाते हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो उससे भी क्या हमारे हड्डियों में कोई फर्क पड़ता है? देखिए, आप वर्कआउट कर रहे हैं तो यू आर प्रोन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, यू आर प्रोन फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा। हमारे घुटने या कूल्हे या कमर में सिर्फ हड्डियां नहीं होती हैं, मांसपेशियां भी होती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं जाके बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, ऐसे नहीं है, आपको धीरे धीरे चालू करना चाहिए। उससे इंजरी होने के चांसेस कम है, घुटने और कमर घिसने के चांसेस नहीं। तो आप अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और मॉनिटर्ड एक्सरसाइज करते हैं, ये नहीं कि अपने मन से कैसे भी घुमा के आ गए, तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। मगर अगर आप आड़ा तिरछा कहीं भी कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल इंजरी जरूर होगी, उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छा आपने बताया हमारे ऑडियंस को। डॉक्टर, एज अ सर्जन, अब जैसे आप अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग हैं ऑब्वियसली जो ये देख रहे हैं और जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स है वो बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आप अगर उनको कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं हमारे वीडियो के मीडियम से, तो आप जरूर बोल सकते हैं। देखिए, जोड़ रिप्लेसमेंट हर एक पेशेंट को लगे जरूरी नहीं है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाके ये डर से ना जा रहे हो कि अरे ये तो मेरे को घुटना रिप्लेसमेंट के लिए ही बोल देगा, ये जरूरी नहीं है। आप एक बार जाएं, क्या पता वो दवाई दे, मैं दवाई दूं, कुछ कोशिश करें कि भाई कुछ इंजेक्शन या कुछ और लगा के हम उसको थोड़ा लंबा और खींच सकें। मगर आप दर्द झेलते रहें और एक टाइम ऐसा आ जाए कि ना ऑपरेशन किया जा सकता है ना कुछ और किया जा सकता है, ये आप अवॉइड करें। दूसरा, इधर उधर ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो होती है, जाके दवाई दुकान में दर्द की दवाई खा ली, किसी ऐसे ही
प्रैक्टिशनर वगैरह के पास जाके कुछ दवाइयाँ खा ली या किसी प्रैक्टिशनर को पकड़ के किसी डॉक्टर के पास चले गए, ये मत करिए। कोशिश कीजिए एक अच्छे सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर जोड़ के या फिर एमडी मेडिसिन ही अगर वहाँ पे आपके पास मिले या बेसिक एक एमबीबीएस डॉक्टर रहे, उनको दिखाएं। वो आपको बेहतर जज कर पाएंगे कि आपको डॉक्टर या सर्जन की ज़रूरत है कि नहीं है। दूसरा, आप अपना खान पीन अच्छा करें, बाहर घूमें फिरें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें। इससे आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी भी अच्छे करेंगे। भले ही जोड़ खराब रहे, कुछ और प्रॉब्लम रहे, मगर आप जब मोबिलाइज करते रहेंगे अपने घुटने और कूलों को चलाते रहेंगे तो आप बेहतर रहेंगे। शायद जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पूरा घुटने घसने के बाद भी ना पड़े। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप एक्सरसाइज बराबर करते रहें और जब भी ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उसको लेके आनाकानी ना करें। बहुत सही आपने बोला डॉक्टर। तो ये थे डॉक्टर शांतनु गुप्ता, जिनसे हमने हमारे जॉइंट्स को लेकर, हमारे ओवरऑल हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ जाना। डॉक्टर, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हमारे ऑडियंस को इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। बिल्कुल जी, तो थैंक यू सो मच। सफर सेहत का की इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।